नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो बनने वाला है ये सोनिया गांधी जी की बायोग्राफी पर हम बनाने वाले हैं, जिसके अंदर एक ऐसे व्यक्ति यानी कि सोनिया गांधी जी के इतिहास और उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे जिनका पॉलिटिकल से कोई कनेक्शन नहीं था किसी भी समय, और मजबूरियों ने और परिवार में होने वाली मौतों की वजह से एक एक दुर्घटनाओं के बाद मजबूरी में एक हाउसवाइफ को उठाकर नेशनल कांग्रेस पार्टी या जो पूरी कांग्रेस पार्टी है उसका प्रेसिडेंट बना दिया। एक ऐसी लेडी जिसने कभी सोचा भी नहीं था, सपना भी नहीं देखा होगा कि जन्म कहां हुआ, किस प्रकार का परिवार निकला और आज के दिन किस प्रकार से पूरे देश की नेशनल पार्टी को चलाने वाली एक लेडी कहें या आयरन लेडी के रूप में ये सामने आई। कुछ अपोजिशन के बहुत सारे ब्लेम्स हैं, ब्लेम्स को भी तोड़ते हुए, लड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए इन्होंने हमेशा अपने आप को एक संगठित रूप से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। इन्होंने किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी को टूटने नहीं दिया, जबकि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में अकेली ये एक ऐसी लेडी बच गई थी जिनके ऊपर पूरा भार लगाया गया। और सबसे बड़ी बात, जिस दौरान कांग्रेस पूरी तरीके से टूटने पर मजबूर हो गई थी और पूरे देश के अंदर एक भी ऐसी नेशनल पार्टी नहीं बची थी जो पूरे देश में बिना कॉलिजन के अपने आप पर, अपने दम पर कोई सरकार बना सके, उस समय के क्रूशियल वक्त के अंदर यहां पर सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाली। असली में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो यहां पर अब कमेंटबाजी करेंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की जानकारी के लिए इंफॉर्मेटिव वे है। इसमें कोई किसी का पक्ष नहीं। जिसको ना पसंद हो वो जाकर नरेंद्र मोदी की मैं बायोग्राफी बना चुका हूं, अमित शाह जी की बना चुका हूं, इसी प्रकार से योगीनाथ जी की बना चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। बट किसी भी प्रकार की वल्गैरिटी बर्दाश्त के बाहर है, कृपया ऐसी हरकत मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली शुरुआत करते हैं सोनिया गांधी जी के बारे में। इस समय सोनिया गांधी जी पूरे कंट्री के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद भी किसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर ना बन पाने की परिस्थिति में पूरी नेशनल कांग्रेस, जो कि इस समय ऑपोजिशन का पार्ट है, सेंटर के अंदर मेन रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट खड़ी होने वाली अकेली एक ताकतवर पार्टी है, जिसने लगभग काफी लंबा दौर चलाया और आजादी के बाद से कांग्रेस का ही राज रहा था हमेशा। तो उस पार्टी की इस समय ये प्रेसिडेंट है। अब अगर बात की जाए तो इतिहास में पूरी इंडिपेंडेंस के बाद से लॉन्ग ड्यूरेशन इनका चला है। इनके बारे में यह कहा जाता है कि 1998 के अंदर जिस समय में पार्टी की सबसे बुरी हालात थी, उस समय में इन्होंने बागडोर संभाली। अपने पति की एसेसिनेशन के बाद में, हत्या के बाद में, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में इन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन आज के दिन जब सोच लिया, मैदान में उतर गए, तो डरना किस बात का यारो, मुश्किलें तो आती ही बहादुरों के सामने है, पीठ मुड़ के देखना कैसा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर हमारा ये YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हम भी आपके लिए ऐसी लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर किसी भी प्रकार की जानकारी हो जुड़ सकते हैं आप हमसे। ये कांटेक्ट डिटेल्स है। यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के पेनड्राइव कोर्सेज की बात करना चाहें, ऑनलाइन स्टडी करना चाहें, घर बैठकर आरामदायक तरीके से तैयारी करें और आगामी एग्जाम्स के लिए पहले से ही तैयार हो जाएं, तो आप इस कांटेक्ट पर कॉल कीजिए, कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं अर्ली लाइफ के बारे में। ये सबसे पहले तो दोस्तों, जो लोग बिना हड्डी की जबान से बोलते हैं भाइयों, एक देखिएगा यहां पर ये इनके मकान की हालात हैं। एक रूरल एरिया के अंदर जिस प्रकार से मकान होता है वैसा ही इनका मकान था। इनका जन्म हुआ 9 दिसंबर 1946 को। पिता का नाम स्टीफानो और माता का नाम पालो।
माइनो इन लुजियाना, लुजियाना के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक छोटा सा विलेज जिसके बारे में कहा जाए जो 35 किलोमीटर अलग था वेनेटो से, इटली के अंदर। इनकी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा लाइफस्टाइल जो चली है और बासनो के अंदर चली है, जो कि टोरिन के नियर बाय का एक टाउन है। ट्रेडिशनल रोमन कैथोलिक फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली है, क्योंकि इटली के अंदर 90% फैमिलीज आपको क्रिश्चियन ही मिलेंगी। प्राइमरी एजुकेशन जो थी इन्होंने लोकल के कैथोलिक स्कूल से ही प्राप्त करी। अब जब लोकल कैथोलिक स्कूल से प्राप्त करी तो इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ने के शौक के साथ साथ ये एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी रही थी। लेकिन रूढ़िवादिता की बात करें तो पिता जो थे पेशे से मैसन थे, मकान बनाने वाले व्यक्ति थे, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। सेम ऐसे ही और वेसनों के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट सोवियत मिलिट्री अलोंगसाइड हिटलर, जिसके अंदर ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर II इसके अंदर बोला जाता है लॉयल सपोर्टर ऑफ मुसोलिनी एंड इटली नेशनल फासिस्ट पार्टी। इनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ईमानदारी से युद्ध के अंदर अपने पक्ष को रिप्रेजेंट किया और रिप्रेजेंट करने के बाद आज भी इनमें वही नेचर था, मतलब जब तक जीवित थे यही नेचर था। और एक बार ऐसा ही हुआ कि सोनिया गांधी जी ने अपने पिता से फर्दर स्टडीज के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखा। पिता ने कई समय तक बोलने का भी अधिकार नहीं दिया। ये कहा कि खाओ पियो चुप रहो सो जाओ, फालतू मत बोलो। इससे यह पता चलता है कि विमेन के पास उस समय भी इटली के अंदर अधिकार नहीं थे, बोलने के अधिकार नहीं थे, खुद को रिप्रेजेंट करने के अधिकार नहीं थे। स्टीफानो जो उनके पिता थे, उन दोनों का नाम, सोनिया और नदिया का नाम इटालियन पार्टिसिपेशन ईस्टर्न फ्रंट की वजह से रखा था। 1983 में इनकी मृत्यु हो गई। गांधी ने यानी कि सोनिया गांधी जी ने अपनी 13 साल की स्कूलिंग यहां से पूरी करी है। इसके बारे में इनके बारे में बताया जाता था बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, नाचने में, डांस में, ड्रामा में इनका बहुत नाम था और हमेशा इंस्पायर्ड रहती थी, एस्पायर थी कि बनना है फ्लाइट अटेंडेंट। हमेशा एक छोटे गांव के सेक्शन का व्यक्ति अपने जीवन में इतने बड़े सपने नहीं पालता कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है। वो हमेशा यही सपने लेकर पैदा होता है कि मुझे आगे क्या करना है। अब क्या हुआ, पिता से दबाव देकर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करके 4-5 दिन तक लगे रहने के बाद इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स सीखने की परमिशन दे दी गई। 1964 का दौर था। 1964 में इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का परमिशन मिला। वो परमिशन था 2.5 महीने का, 2.5 महीने के लिए परमिशन मिली। अब दोस्तों जैसा कि बैकग्राउंड है, घर मैंने दिखाया, तो 2 परिस्थितियां सबसे पहले समझ में आती हैं। माता पिता बिलोंग करते हैं एक नॉर्मल लो मिडिल क्लास फैमिली से, ज्यादा अच्छा स्टेटस नहीं, ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड नहीं। तो आज भी बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो यहां पर से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका पढ़ने जाते हैं और पढ़ने के लिए माता पिता सिर्फ इतना पैसा दे पाते हैं कि पढ़ाई हो सके। बाकी समय वो होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, पिज्जा बार्स के अंदर, पिज्जा पार्लर्स के अंदर क्या करते हैं, जॉब करते हैं। तो सोनिया गांधी जी के साथ भी यही समस्या थी। माता पिता ने सिर्फ इतना पैसा दिया कि सिर्फ फीस अफोर्ड की जा सके, लेकिन बाकी के एक्सपेंसेस इनको मीट आउट खुद करने थे। तो उस परिस्थिति में इन्होंने वेनिसिटी रेस्टोरेंट्स के अंदर यहां पर वेटरेस का काम किया। वेटरेस का काम किया, बहुत मेहनत करी और पढ़ाई चलती रही। इस बीच में राजीव गांधी जी का रोल आता है। राजीव गांधी जी ने आईआईएम के अंदर जो इंदिरा गांधी जी के प्रेशर से आईआईटी का कोर्स करने का डिसीजन लिया, आईआईटी का कोर्स करने का डिसीजन लिया। फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की बात करी, लेकिन परिस्थिति ये आई, इंजीनियरिंग की बात करी तो परिस्थिति ये आई कि आईआईटी ने उस टाइम पीरियड में ये प्रूव कर दिया कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव किसी भी विद्यार्थी के एडमिशन के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है विद्यार्थी का टैलेंट। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से राजीव गांधी वहां पे अपना टैलेंट नहीं दिखा पाए, तो उन्हें भेजा गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। यहां पर राजीव गांधी जी लंबे चौड़े, बहुत हैंडसम व्यक्ति, गोरे चिट्टे रईस, राजकुमार फैमिली से लगते थे और थे भी।
थे भी, जिस समय में लोगों के पास खाने को नहीं होता था, राजीव गांधी अपना प्लेन उड़ाने का शौक रखते थे दोस्तों, गाड़ियों को रोड पर तेज दौड़ाने का शौक रखते थे। तो ये वो राजकुमार था जो पढ़ने गया, और पढ़ने गया तो होटल के अंदर, जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जब गए, उसमें मीटिंग हुई फर्स्ट टाइम, उस ट्रिनिटी कॉलेज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने गए, और उसी रेस्टोरेंट के अंदर पहली बार सोनिया गांधी से मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान, अब जाहिर सी बात है ये तो नहीं हो सकता, लेकिन कहा जाता है कि दोनों ने पहली मीटिंग में एक दूसरे को पसंद कर लिया। इतनी जबरदस्त इनका आई कांटेक्ट हुआ कि बस उसके बाद क्या था, बोथ फॉल इन लव। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। 1964 से प्रेम शुरू हुआ, 1968 आ गया, 68 के अंदर अपने पेरेंट्स से मिलवाया, इंदिरा गांधी जी से मिलवाया। इंदिरा गांधी जी के सामने ये लेडी प्रेजेंट हुई, सॉफ्ट नेचर, कोई एटीट्यूड, कोई ईगो, कुछ नहीं था, एक सिंपल फ्रेंड की तरह मिलने आई, जिसमें ना तो इंदिरा गांधी जी इनकी भाषा समझ पा रही थी, ना ये उनकी भाषा समझ पा रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी का रुतबा, पावर, एक शक्ल का इतना जबरदस्त तेज था उनके अंदर, इतना जबरदस्त क्वालिटी थी उनके अंदर कि वो पहली बार में भाग जाती थी व्यक्ति के चरित्र को। हुआ क्या, 1968 में राजीव गांधी जी की बात समझ गए और इन दोनों का हिंदू सेरेमनी के हिसाब से विवाह करा दिया। राजीव गांधी जी का विवाह जब कराया गया इंदिरा गांधी जी ने सोनिया गांधी के साथ में, उस दौरान ना तो राजीव गांधी जी पॉलिटिकली किसी भी प्रकार से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, सोनिया गांधी का मतलब नहीं होता। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहली दो चीज समझ लो। सबसे बड़ी चीज क्या कि पूरी की पूरी कांग्रेस को दो लोग चला रहे थे, एक थी इंदिरा गांधी जी और एक इंदिरा गांधी जी के बेटे, क्या नाम था उनका, संजय गांधी। इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे संजय गांधी, इन दोनों का क्या हुआ, पूरा पॉलिटिक्स के अंदर दबाव चलता था, पूरी कांग्रेस को ये बहुत अच्छे से डील कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे सत्ता का वर्चस्व बढ़ता जाता है, शक्ति बढ़ती जाती है, शक्ति बढ़ती जाती है, तो एक तरफ इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, बहुत ताकतवर, बहुत गुस्सैल, लेकिन सही का साथ देने वाली लेडी थी, जिसमें इन्होंने भारत के लिए बहुत समय पहले ही विजन देख लिया था और इन्होंने किसी भी प्रकार से उसको बिकने नहीं दिया। इंदिरा गांधी जी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि एक टाइम आ गया था देश के अंदर जब नेता लोग विदेशों में जाकर आवाजें लगाते थे कि कोई भी कंपनी हमारे देश में आ जाओ, पैसा दो और काम करो। उस टाइम पीरियड में जो इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस प्रकार की कोई नीति को चलने नहीं दिया, करप्शन को, एक आदमी के उत्थान को नहीं चलने दिया। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी का वर्चस्व था, उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो जबरदस्त थी। इधर से संजय गांधी जी और कुछ पार्टी के नेता, अब असल में कांग्रेस के अनुसार वो गद्दार नेता कहलाएंगे अब के अनुसार, लेकिन असलियत नहीं जानता कोई भी। तो हुआ क्या, संजय गांधी जी और जो पार्टी के नेता थे जो आगे बढ़ते जा रहे थे, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उस परिस्थिति में संजय गांधी जी जो थे बिल्कुल अलग मानसिकता हो चुकी थी और दोनों मां बेटे के अंदर काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था। और संजय गांधी जी जो थे अपनी पावर को और अपनी ताकत को रोकते नहीं थे, अपने गुस्सैल विचार को नहीं रोकते थे। और उस परिस्थिति में इधर इन दोनों का यानी राजीव और सोनिया गांधी का विवाह हुआ, तो इधर संजय का मेनका गांधी से विवाह हुआ। दोनों में फर्क, सोनिया गांधी जिनका पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन नहीं और मेनका गांधी जो जन्म से ही राजनेताओं के घर में पैदा हुई लड़की, जिसने सोच रखा था कि किस प्रकार से नेता और राजनेता और क्या बनना है। तो अब दोनों में डिफरेंस आने शुरू हो गए, डिफरेंस आए। अब इस डिफरेंसेस को समझना है दोस्तों, डिफरेंसेस आए तो अब इसमें एक बहुत छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। हुआ क्या था कि एक बार की बात, संजय गांधी साहब गए हुए थे किसी मीटिंग के अंदर और वहां पे वे सारे नेता थे जो ऑलरेडी कांग्रेस को तोड़ने का विचार बना रहे थे, कांग्रेस का विरोध करने का विचार बना रहे थे। उस दौरान हुआ क्या कि 84 के दंगों के आसपास का सीन होने वाला था, आपस में काफी बुरी तरीके से दबाए जा रहे थे सिख लोग। तो हुआ क्या,
हुआ ये कि सोनिया गांधी जी गई हुई मीटिंग के अंदर, इनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें जब कुछ नहीं समझ में आता था तो अपनी इंदिरा गांधी के पास जाके बैठ जाती थी। इंदिरा गांधी इन्हें अपने पूरे जीवन का ऐतिहासिक काल और बाकी सभी चीजें सिखाती रहती थी, पढ़ाती रहती थी। जबकि मेनका गांधी क्योंकि नेता थी और अपने पति के जो संजय गांधी था उसके डिस्प्यूट चल रहे थे अपनी माता से, तो जाहिर सी बात है मेनका से भी डिस्टर्बेंस बढ़े जाएंगे। मेनका ने जाकर अपने पति के साथ उस मीटिंग में भाषण दिया। भाषण देने के बाद में क्या बात हुई दोस्तों, भाषण जो दिया ना, तो भाषण दिया तो इन्होंने अपनी माता यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल दिया। इंदिरा गांधी के खिलाफ बोला तो इंदिरा गांधी जब वापस आए तो सोनिया गांधी से तो खाना खाया साथ में बैठ के, और इंदिरा गांधी का खाना जो उसका मेनका गांधी का खाना था उसी के रूम में लगवा दिया। बाद में इंदिरा गांधी गए उनसे मिलने के लिए, तब तक उनको सब कुछ पता चल चुका था कि मेनका गांधी ने मीटिंग में पार्टी का किस प्रकार से विरोध किया। अब पार्टी का विरोध किया, इंदिरा गांधी का गुस्सा आग बबूला। इस बीच में इंदिरा और मेनका का डिस्प्यूट हुआ, बहुत सारी फोटोज आई, इन दोनों ने रोड पर खड़े होकर लड़ाई लड़ी, अपने घर के बाहर खड़े होकर लड़ाई लड़ी। मेनका का सामान चेक किया गया सारा का सारा इंदिरा गांधी जी के गार्ड्स के द्वारा, और इन्हें घर से निकाल दिया गया। इस बीच में जो अपनी सोनिया गांधी जी हैं, इन्होंने पूरी फैमिली का टेक केयर किया। हस्बैंड जो थे एयरलाइन के पायलट थे, इन दोनों को अभी तक पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन नहीं था। अपनी मदर इन लॉ के साथ ये सिर्फ और सिर्फ टाइम कंसिडरेबल बिताते थे। अब क्या हुआ, 84 के दंगे हुए, एक तरफ दंगे हुए, दूसरी तरफ सिखों को मरवाना शुरू किया गया। सिखों को मरवाया और क्या हुआ जी, इस बीच में इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन हो गया उन्हीं के गार्ड्स के द्वारा। पॉलिटिकल कारणों से हत्या कर दी गई उनके गार्ड्स के द्वारा। अब जो अपना एक्सपीरियंस उनको बताया जाता था, एक तरफ एक्सपीरियंस बताया जाता था, ये सारी बातें उन्होंने खुद बताई धर्मयुग की एक मैगजीन के द्वारा, जिसके अंदर बताया था कि उनके और इंदिरा गांधी के कितने अच्छे संबंध थे। और दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ प्रॉब्लम बढ़ी। इधर से राजीव एंटर करते हैं 1982 में पॉलिटिक्स के अंदर। कब, जब संजय गांधी की डेथ हो जाती है। कहा जाता है, विरोधी पक्ष आरोप लगाता है कि मेनका गांधी के माता पिता को जीप में बांधकर हत्या करने के बाद रोड पर घुमाया था, ऐसा भी ब्लेम लगाया जाता है, जिसके आज तक किसी भी किताब में एक भी प्रूफ नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन विरोधी पक्ष क्या करता है, पार्टी की छवि खराब करने के लिए सदैव कोई ना कोई ब्लेम लगाता है। अब इधर क्या हुआ, 82 के अंदर क्या हुआ, संजय गांधी की डेथ हो गई प्लेन क्रैश के अंदर। सोनिया गांधी का जो पूरा कंसंट्रेशन था घर के अंदर हो गया, परिवार से बाहर जो न्यूज मीडिया इनको अवॉइड करने के लिए इन्होंने घर के अंदर ही अपना पूरा जीवन चलाना शुरू कर दिया। अब इधर से बात खत्म हुई कि सोनिया गांधी जी जो थी अपना घर चला रही थी और संजय गांधी की डेथ हो गई। अब बचे मात्र 3 व्यक्ति, इंदिरा गांधी गई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी रह गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, सोनिया गांधी का इन्वॉल्वमेंट जो था इंडियन पब्लिक के अंदर तब शुरू हुआ जब उनकी माता की यानी मदर इन लॉ की हत्या कर दी गई। तब परिस्थितियों में क्या हुआ, रायबरेली जो सीट थी हमेशा से कांग्रेस का जनाधार रहा है। सबसे ज्यादा वोट सबसे भारी मात्रा में जीतना ही रायबरेली से होता है। अब यह कहा जाता है कि अगर रायबरेली से वे अपनी सीटें हार गए तो पूरे देश में अपने आप को खड़े नहीं कर पाएंगे। इस बीच में 84 के अंदर 1984 के अंदर जबरदस्ती राजीव गांधी को घसीट लिया गया पॉलिटिक्स में माता की हत्या के बाद। अब मेनका गांधी जो थी वो राजीव गांधी के अगेंस्ट अमेठी से क्या कर रही थी, लड़ाई लड़ रही थी। इस बीच में इन्होंने भी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर खूब कैंपेनिंग की और फाइनली क्या हुआ, राजीव गांधी ऑफिस में सीट पर आकर बैठ गए और जीत गए। परिस्थिति यह हुई कि कुछ समय तक सारे शोर दबा दिए गए और राजीव गांधी जी के द्वारा चलाए गए सभी नियमों से पूरा देश खुश था। लेकिन
अब क्या हुआ दोस्तों, एक तरफ देश जो था धीरे 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 उठना शुरू हो रहा था, अपनी ताकतों को तैयार करने के लिए विदेशों से हथियार खरीदे जा रहे थे। तो उस परिस्थिति में क्या हुआ, इन पर बोफोर्स घोटाले का इल्जाम आया और कनेक्शन भी निकालने शुरू कर दिए विरोधी पक्षों के द्वारा। जो सोर्सेज कहते हैं, जो न्यूज मीडिया या इंटरनेट की इंफॉर्मेशन कहती है, वो क्या कहती है कि जिस इटालियन बिजनेसमैन के बारे में इन्वॉल्वमेंट का हिसाब लगाया गया था, वो असलियत में वहां के राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेक्टेड था। बीजेपी ने देखा और उसे शोर में हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट किया इंडियन लॉ के द्वारा, आके शोर होने लगा। क्लियरिटी कभी नहीं आई, कभी नहीं आई कि असलियत में इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, शोर हो गया। और असल में क्या होता है, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, लोगों को सिर्फ शोर पता चलता है कि ये घटना घटित हुई, प्रूफ होने के नाम पर कभी भी कोर्ट के अंदर कोई ऐसा नहीं हुआ। हाँ, राफेल की बात करते हैं तो राफेल की परचेज के अंदर सेम ऐसे ही शोर उठा ऑपोजिशन में कांग्रेस के द्वारा। तो बीजेपी के जो पार्टी है, इन्होंने क्या किया, सीधा उठा के सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया। अब लोगों से तो चौकीदार चोर है के नारे लगे थे, लेकिन अपोजिट की बात की गई भाई, तो सुप्रीम कोर्ट में केस कांग्रेस हार गई और उनके पर दबाव डाला गया कि किसी भी प्रकार से ऐसी घटना या ऐसी बात नहीं हो सकती। तो ऑटोमेटिकली बात दब गई। लेकिन लोगों के दिमाग में आज भी छवि क्या है कि भाई राफेल खरीदा, घोटाला किया, कोर्ट की प्रेसिडिंग्स कोई नहीं जानता। तो सेम ऐसे ही हुआ उस समय भी हुआ। असल में उनकी रियलिटी कौन थी, क्या थी, कोई नहीं जानता। अब आगे कहानी बढ़ती है भाई सोनिया गांधी जी की। तो आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे क्या हुआ, सीनियर कांग्रेस लीडर जो थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ने कहा सरेंडर करने के लिए इटालियन पासपोर्ट टू इटालियन एम्बेसी, कि भाई वहां की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली जाए, कि कल को क्या पता क्या भविष्य हो जाए। तो उस परिस्थिति में क्या हुआ, इटालियन नेशनलिटी डिड नॉट परमिट ड्यूअल नेशनलिटी, दो नेशनलिटी नहीं हो सकती। पहली नेशनलिटी तो शादी के आधार पर इंडिया की मिल ही गई, तो जब शादी के आधार पर मिल गई तो वहां की इटालियन कैसे हो सकती है। तो सो बाय एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप 1983 के अंदर ऑटोमेटिकली वहां की डिनाई हो जाती है। अब ऑटोमेटिकली डिनाई हो गई, लेकिन असलियत में पासपोर्ट पे जो साइन थे, अब भी पासपोर्ट पे जो साइन थे उनके ऊपर जो असलियत में वहां की डिनाई अभी करवाया नहीं था, लीगल तौर पे उसे हटवाया नहीं गया। और यही एक समस्या थी जो इनके प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हमेशा रोड़ा बनी रही। दोस्तों, रोड़ा क्या बनी रही, इतनी जबरदस्त इनकी नेटवर्किंग, इतनी जबरदस्त इनकी आगे का विजन था कि इन्हें प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इन पर अपोजिशन के काफी सारे आरोप लगते रहे और इटालियन जो छाप थी, इनकी जो नागरिकता का पॉइंट था, वो सदैव बना रहा। अब सदैव बना रहा तो बात आगे बढ़ी। अब क्या हुआ जी, एक्टिवली पॉलिटिक्स के अंदर आना अब इन्होंने शुरू कर दिया। एंट्री हुई पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवली। राजीव गांधी जी की 1991 में हत्या कर दी गई, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। इस बीच में राजीव गांधी जी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी। इस बीच में राजीव गांधी के जाने के बाद सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का दबाव आया, लेकिन सोनिया गांधी ने जन्म से लेकर 91 तक के काल में राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था और एकदम से प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बड़ा कार्यभार उन्हें सही नहीं लगा, उन्होंने उससे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इस बीच में पीवी नरसिम्हा राव साहब, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, 1921 में क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। 1921 में जन्म है इनका, 23 तक में इनकी ये डेथ का सेक्शन है, सॉरी मैं गलत बोल गया। तो क्या हुआ, इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद कुछ सालों तक ये नॉर्मली उल्टा पटक बदलाव चलते रहे। कांग्रेस के अंदर कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव साहब की पॉलिसीज या जो देश को चलाने की नीतियां थी वो कांग्रेस के एजेंडा से अलग थी।
कांग्रेस के एजेंडा से अलग थी, तो आपस में दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, परिस्थिति खराब हो रही थी, कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही थी। 1996 का इलेक्शन ये हार चुके थे। इसके बाद बहुत सारे लीडर जो थे, माधव राव सिंधिया, राजेश पायलट, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी, जी के मूपनार, इसी प्रकार से पी चिदम्बरम, ये सारे के सारे इसमें आ गए, ओपन रिवोल्ट में आ गए। किसके लिए? इनकम्बेंट प्रेसिडेंट सीताराम केसरी एंड मैनी ऑफ हुम क्विट द पार्टी। जो भी क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था, आपस में पूरी की पूरी कांग्रेस जो थी उठा पटक में लग गई। दोस्तों, एक तरफ वो लेडी जिसने एक्टिवली इतना जबरदस्त काम नहीं किया, बड़े बड़े कदम उठा रही थी देश को चलाने के लिए, पार्टी इधर टूटने की कगार पर थी, आपस में विरोध चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे बुरी तरीके से। अब उन्होंने क्या किया? एफर्ट्स किए, पार्टी को रिवाइव करना था, आगे बढ़ाना था। आगे बढ़ाने के बाद प्राइमरी जो मेंबर्स थे कलकत्ता के प्लेनरी सेशंस के अंदर 1997 के अंदर, और बिकम पार्टी लीडर इन 1998, पार्टी में लीडर बनी। 1999 के अंदर सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी शरद पवार, पीए संगमन और तारिक अनवर चैलेंज करते हैं उसके राइट को टू ट्राई इंडियन प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ फॉरेन ओरिजिन, क्योंकि फॉरेन में उनका जन्म हुआ, इसलिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या किया गया? चैलेंज किया गया। इन रिस्पॉन्स शी ऑफर्ड टू रिजाइन एज पार्टी लीडर। उसने क्या किया? पार्टी लीडर से रिजाइन किया, रिजल्टिंग इन आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट एंड द एक्सपल्शन ऑफ द पार्टी ऑफ 3 रिबल्स हु वेंट टू फॉर्म द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब क्या हुआ? धीरे धीरे रिस्पॉन्स बढ़ने लगा, लोग विरोध करने लगे। विरोध करने के बाद उन्होंने पार्टी से पहले एक बार रिजाइन किया, और उन लोगों की वजह से जो अपनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाने के मूड में थे। 62 दिन हुए थे अभी प्राइमरी मेंबर ज्वाइन किए हुए। इसी बीच में सभी सदस्यों के दबाव से इन्हें पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। दोस्तों, बहुत सारी जगहों पर सोनिया गांधी वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द पोस्ट। लेकिन हुआ क्या कि जब पोस्ट की बात की जाती है तो पूरी पार्टी जो थी शुरू से जिस एजेंडा पर चल रही थी उसी एजेंडा पर आगे भी चलने की हैबिट पड़ चुकी थी। तो उस परिस्थिति में सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट पार्टी का बनाया गया। अब क्या हुआ? फिर से बेलारी के इलेक्शन आए लोकसभा के अंदर, कर्नाटक और अमेठी के अंदर। उत्तर प्रदेश 1999 उसने दोनों सीटों से जीत लगाई और सुषमा स्वराज को बुरी तरीके से हरा दिया। अब यहां पर बात फिर से आ जाती है कि एक तरफ सुषमा स्वराज हार रही है, बीजेपी की पार्टी को विरोध से हराया जा रहा है, दूसरी तरफ इनके प्रेसिडेंट बनने पर या प्राइम मिनिस्टर बनने पर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन यूपीए या जो इनकी पार्टी है वो क्या करती हैं? इन पर फिर से वही बाहर के होने का वो लगा देती हैं, इल्जाम लगा देती हैं। तो देखते हैं जैसे कि अब जो इलेक्शन हुए उनमें 2 लाख के मार्जिन से इन्होंने अपने रायबरेली के इलेक्शन में जीत हासिल करी। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए हकदार थे। 16 मई को 15 पार्टी कोलिजन गवर्नमेंट मिलाकर ये जीत जाते हैं और यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस से शुरू कर देते हैं। मिलकर जीतते हैं और मिलकर जीतने के बाद क्या करते हैं कि पूरी पार्टी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश होती है। इस बीच में जो डिफीटेड पार्टी है फिर से फॉरेन ओरिजिन का कि भाई ये यहां के पैदा नहीं हुए हैं, और वही वाला पॉइंट मुद्दा इटालियन प्रूफ का लगाकर सोनिया गांधी के सामने पत्थर क्रिएट करने लग जाते हैं, रोड़े उठाते हैं ताकि ये प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए। धीरे धीरे लीगल रीजंस दिखाए जाते हैं कि भाई क्यों इन्हें हटाया जाए। फिर धीरे धीरे इन पे सेक्शन 5 लगाया जाता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 का कि भाई इस परिस्थिति में ये क्यों नहीं बनने चाहिए। खैर, अभी इसका कुछ डिसीजन आया ही नहीं था, झगड़ा चल रहा था। इलेक्शन तब तक या सीट को खाली तब तक नहीं रख सकते थे जब तक रिजल्ट आता। तो इस परिस्थिति के अंदर इलेक्शन रिजल्ट आता रहेगा। इस बीच में इन्होंने बहुत कठिन कदम उठाया और जो 1984 के दंगों का जो कांग्रेस पार्टी के दामन पे दाग था, उन्होंने एक झटके के अंदर सारे दाग धो दिए और मनमोहन सिंह साहब को पॉलिटिकल पार्टी के कोई ज्यादा इनको नॉलेज नहीं थी। इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने का टैलेंट था इनके अंदर, लेकिन अपनी राजनीति नहीं करनी आती थी इनको। फिर भी इन्हें उठाकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया।
एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो किसी समय में गवर्नर रहा, टैलेंटेड, पूरी ताकत, जिसको आज भी इकोनॉमी डूबती है तो जाकर गवर्नमेंट जो है मनमोहन सिंह से सजेशन लेती है। अभी रिसेंटली भी काफी सारे ट्वीट्स आए थे। खैर, मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लीडर की तरह एक्सेप्ट किया गया। मार्च 2006 में गांधी अनाउंस करती है अपना रेजिग्नेशन फ्रॉम लोकसभा, ऑल्सो एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंट्रोवर्सी एंड स्पेकुलेशन दैट द गवर्नमेंट वाज प्लानिंग ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस टू एग्जेम्प्ट द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल फ्रॉम द परव्यू ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब इन पे हर उस परिस्थिति के दामन पे दाग लगने लगे। जहां जहां पर आसान भाषा में कहा जाए तो जहां जहां पर मुनाफे की जगह हो वहां पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर्स का नाम आता था। तो नाम आता था तो फिर से री इलेक्ट हुई रायबरेली से 2006 में और 4 लाख वोटों से जीती। दोस्तों नोट करते चलिएगा, सबसे बड़ी चीज क्या, एक बार रिजाइन किया तो दूसरी बार और ज्यादा वोट, दूसरी बार रिजाइन किया तीसरी बार और ज्यादा वोट, और वोटों का आंकड़ा बढ़ता गया, 4 लाख वोटों के मार्जिन से जीती। अब क्या हुआ, नेशनल एडवाइजरी जो कमेटी थी और जो यूपीए थी प्ले किया इंपॉर्टेंट रोल। किस चीज के अंदर, नरेगा स्कीम बनाई। नरेगा वही जिसके अंदर गरीबों को रोजगार दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का गारंटी एक्ट दिया जाएगा। इसी बीच में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे आरटीआई कहा जाता है, यह अकेला एक ऐसा एक्ट था दोस्तों जिसकी वजह से ये बनाया कांग्रेस ने था। लेकिन इस बनने के बाद में लीडर्स की ऐसी तैसी होनी शुरू हो गई दोस्तों। हर एक लीडर पर दबाव था, सरकारी विभागों पर दबाव था, हर एक आम आदमी 50 रुपए की आरटीआई लगा देता था और सही जानकारी पाता था, जिसी की वजह से विजय माल्या को फंसाया गया और असलियत में प्रूव हो गया कि वो चोर निकला, उसने लोगों को धोखा दिया। नीरव मोदी की ऐसी ही जानकारी थी। अब इसी आरटीआई के एक्ट के आधार पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम हुए देश के अंदर दोस्तों। तो इसी की देन भी हमारे देश में कांग्रेस ही रही थी दोस्तों। अब इसके बाद 2 अक्टूबर को इन्होंने ही महात्मा गांधी दिवस के नाम से मनाया गया और इसे नॉन वायलेंस डे भी माना गया और इसे 15 जुलाई 2007 के बाद से एप्लीकेबल कर दिया गया और महात्मा गांधी जी के लिए इस्तेमाल किया गया। अब आगे धीरे धीरे चलते चलते लीडरशिप बढ़ती गई, मेजॉरिटी में डिसिसिव यानी धोखे मिलते गए। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर फिर भी बने रहे, 206 सीटों से जीते थे, विच वॉज देन द लार्जेस्ट सीट, उस समय की सबसे लार्जेस्ट सीट। अब आ जाता है, समय बदलता है। 2013 का समय था। गांधी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू सर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर 15 ईयर्स कंसेक्यूटिवली। 15 साल इन्होंने निकाल दिए इसी परिस्थिति के अंदर, सब कुछ सही चल रहा था। इन द सेम ईयर गांधी कंडम दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट सपोर्टिंग सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड एलजीबीटी। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी एलजीबीटी का अगर बैकग्राउंड बताने लग गए तो बहुत लंबा सेक्शन निकल जाएगा दोस्तों। तो अभी इतना समझ लीजिए कि यहां पर परिस्थिति आनी शुरू हो गई थी कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि राहुल गांधी जी के कंधों पर पूरा का पूरा पार्टी का कार्यभार संभाला जाए और राहुल गांधी जी का ओरिजिन इंडिया का था, तो इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था पीएम की पोस्ट से। लेकिन क्षमा चाहते हुए सबसे बड़ी बात यह आ गई कि सोनिया गांधी जी जितना टैलेंट जो था राहुल गांधी में नहीं था। राहुल गांधी जी ने वो टैलेंट नहीं दिखा पाए, वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, उस तरीके से अपनी गाइडलाइंस और विजन नहीं दिखा पाए, जिसके लिए सोनिया गांधी जी का नाम आज भी मशहूर है। हमारे देश के अंदर आयरन लेडीज के नाम पर शायद ही बहुत कम लेडीज हैं, जिसमें सबसे पहली इंदिरा गांधी जी का नाम आता है। और अगर सोचो दोस्तों, टूटती हुई पार्टी को संभाला है तो वो भी एक बड़ी हिम्मत है। फाइनली 2013 के इलेक्शन होते हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के विरोध की वजह से कांग्रेस पार्टी मजबूत होने की जगह कमजोर होती जा रही थी। दूसरी चीज, कांग्रेस में अन्ना हजारे ने क्या किया, अन्ना हजारे ने करप्शन के खिलाफ मुहिम चला रखी थी पूरी कांग्रेस के खिलाफ। 2013 से 14 के बीच में मुहिम चला रखी थी और उस परिस्थिति के अंदर कांग्रेस पर बहुत सारे करप्शन के दाग लगते आ रहे थे। जब कांग्रेस पे करप्शन के दाग लग रहे थे तो बहुत दिक्कत थी। इसी बात का फायदा उठाया गया
और जो प्रेजेंट हालात थे उसके अंदर मोदी के नेतृत्व में और गुजरात मॉडल को देखते हुए लोगों ने उन पर भरोसा किया और लोगों ने भरोसा करके इनको बहुत भारी मतों से जिताया। अब 2014 में क्या हुआ, लॉस होने लगा सोनिया गांधी जी की पार्टी का और परिस्थिति आने लगी कि धीरे धीरे बीजेपी सत्ता में मजबूत होने लगी और जो कांग्रेस के अंदर जो विरोध था, दंगे थे, वो हारने के बाद भी खत्म नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों 2019 के अंदर जो विरोध, दंगे और जो पुत्र बेसिकली अब जो था कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो नेता लोग टैलेंट की जगह अपने बच्चों को आगे करने लगे, उस परिस्थिति के अंदर भी समस्या बनी। लोगों को यह नियम समझ में नहीं आया, कोई मैनिफेस्टो ढंग का नहीं बन पाया। 2019 में फिर से इलेक्शन में हार हुई। इस बार इतनी जबरदस्त हार हुई कि दोस्तों पूरी पार्टी को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने जो रेजिग्नेशन लिया था, इसी बीच में राहुल गांधी जी को लगा कि भाई हो सकता है कि मेरे आने से देश में उन लोगों को समस्या है जो वोट देता है। तो उन्होंने क्या किया, वोट की परिस्थिति को समझते हुए और लोगों के द्वारा जो बेसिकली राहुल गांधी की छवि को खराब होता देखकर उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद दोबारा से सोनिया गांधी जी को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि उनके अलावा, उनके मार्गदर्शन के अलावा पूरी पार्टी का संभल पाना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। तो अब जो है वो सोनिया गांधी जी फिर से कांग्रेस की पार्टी अध्यक्ष हैं और पूरी पार्टी का दोबारा से जमीनी स्तर से काम करके आगे के आगामी इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारी जो बेसिकली वीडियो है ये सारी की सारी यहीं पे समाप्त होती है, जिसके अंदर हमने सारी जानकारी दी है। और दोस्तों जानकारी हमेशा पॉजिटिव मैनर में ही दी जाती है, बाकी तो धीरे धीरे देखते रहिए, जैसा भी पॉसिबल होगा हम और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके लिए लाते रहेंगे। शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, जो आपके लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो आज के लिए हमारा पॉइंट यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।